Assalamu alaikum students, my name is Fiza Sana and I am here for teaching geography for class 7. Today is our third lecture and chapter number 2, that is about the denudation. What is denudation? Denudation means destruction, तबाही, और उसमें डेन्यूडेशन का एक्चुअल मीनिंग अगर हम देखते हैं तो उसका मतलब है कि किसी चीज़ का फट जाना और अंदरूनी सतह का इंटरनल सरफेस का नज़र आना शुरू हो जाना। किसी तबाही की वजह से अंदरूनी सतह का नज़र आना शुरू हो जाना, उसका खुल जाना, दैट इज़ डेन्यूडेशन। अगर हम ज्योग्राफी में इस वर्ड डेन्यूडेशन की डेफिनेशन को देखते हैं तो एक्चुअली उसका मतलब क्या बनता है वो हम देखेंगे फ्रॉम द स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 एंड पेज नंबर 16। Denudation and its types. Destruction of Earth's upper surface and the appearance of the surface of underground areas is known as denudation. As soon as internal forces of Earth expose an area of its surface, some external factors, river, glacier, wind, heat of the sun and frost start to level the surface by worn and torn process and the transport the debris from its original place to new one. अब थोड़ी सी टेक्निकल किस्म की डेफिनेशन है तो हम इसको थोड़ा इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। क्या है जी? वो कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ्स अपर सरफेस, यानी कि डेन्यूडेशन मीन्स कि आपकी जो अर्थ की अपर सरफेस है, फाइन, इसके अंदर कुछ ऐसी डिस्ट्रक्शंस हो गई हैं जिसकी वजह से इसमें कुछ खला पैदा हो गया है या कोई क्रैक्स फॉर्मेशन हो गई है। किस वजह से हुई है? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से और कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होंगे? जो कि रिवर, ग्लेशियर, विंड, सन, फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मीन्स किसी चीज़ का जम जाना, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से आपकी ज़मीन के अंदर कोई वॉर्न एंड टॉर्न प्रोसेस हुआ है, मीन्स आपकी अपर सरफेस में कोई वॉर्न एंड टॉर्न प्रोसेस हुआ है जिसकी वजह से आपकी सरफेस की इंटरनल जो है वो सरफेस आपको शो होने लग गई है। दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली डेन्यूडेशन। अब यहाँ से एक दूसरी बात भी सामने आती है, डेब्रिस मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस टू एन अदर प्लेस। अब बेटा अगर आपको जहन में आता है तो दरिया हैं, दरिया जहाँ से गुजरते हैं या मुसलसल कोई भी एरिया है जहाँ पे पानी गुजर रहा होता है तो वहाँ क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि कोई चीज़ उखड़ गई है, ज़मीन जो है वो मट्टी जो है वो अपने साथ पानी लेकर चला गया। दैट इज़ डेब्रिस, यानी कि ऊपर के ज़र्रात कोई भी जो टूटे हैं, पत्थर मिक्स हुआ है, मट्टी पानी में मिक्स हुई है, वो पानी अपने साथ बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले गया। अब ओरिजिनल प्लेस उसकी हो सकता है यहाँ पर हो, मैंने पानी गिराया और पानी गिराने से वो अब यहाँ की बजाय आगे मूव हो गई। तो ये बेसिकली डेन्यूडेशन में ये प्रोसेस भी शामिल होता है। नेक्स्ट देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ वॉर्न एंड टॉर्न ऑन द सरफेस एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेब्रिस इज नोन एज डेन्यूडेशन। ये पूरा वॉर्न एंड टॉर्न का, कटने फटने का, टूटने का जो प्रोसेस है किसी सरफेस का, और फिर उस टॉर्न एंड वॉर्न मटेरियल का, यानी कि जो कटा फटा सा जो पूरा प्रोसीजर हुआ उसके अंदर जो ज़र्रात हुए, रेत, मट्टी, छोटे पत्थर, ठीक है, इसको आप किसी भी उसमें ले लें। उसके बाद इसके अलावा उसमें बहुत से रॉकी मटेरियल्स के अंदर और सी बहुत सी चीज़ें होंगी जो हम आगे देखते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें वो अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देता है। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड denudation. Now there are three types of denudation. The main three types of denudation. The one is weathering. Fine. इसके आगे टाइप्स हैं वो भी हम देखेंगे। Number 2 is erosion. And number 3 is mass wasting. Now we have three types of denudation. Fine, I hope you understand. So अब हम इनको one by one अच्छी तरह से डिटेल में देखते हैं। One is weathering.
It is a process in which rocks are broken down into small pieces. This process is directly or indirectly more dependent on weather condition, heat of the sun and precipitation, rainfall and snow. In addition to heat and precipitation, some other factors which cause weathering are gas in atmosphere, frost, animals and plants. Following are the 3 types of weathering. वो आगे हम 3 types देखते हैं, पहले इसकी definition को ज़रा हम अच्छे से understand करते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रोसेस है जिसके अंदर आपके जो रॉक्स हैं, पत्थर हैं, वो छोटे बड़े पीसेस के अंदर टूट जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाता है। दिस प्रोसेस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशन। ये पूरे का पूरा प्रोसीजर ऐसे थोड़ी है कि हम गए और हमने हाथ से तोड़ा ही, नहीं, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर एक नेचुरल बेस्ड है। उसके अंदर आपकी पूरी की पूरी वेदर कंडीशंस जो हैं वो बहुत कंसिडरेबल है। कैसे? इसके अंदर बेटा हीट, सन की हीट, डायरेक्ट जो सन से हीट रेज आती हैं वो बहुत काउंट होती हैं। प्रेसिपिटेशन, द वर्ड प्रेसिपिटेशन मीन्स किसी भी सूरत में रेनफॉल, स्नो, ठीक है, इसके अलावा आपका स्लीट, ये सारी चीज़ें आपकी प्रेसिपिटेशन में आती हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि ये तमाम चीज़ें मिलकर वॉन एंड टॉन प्रोसेस को जो है वो करने में मददगार साबित होती हैं। In addition to heat and precipitation, some other factors which cause weathering are gases and atmosphere. इसके अलावा हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, आबो हवा के अंदर जो डिफरेंट गैसेस हैं, फ्रॉस्ट है, जानवरों का इधर से उधर जो है वो उनका चलना फिरना बहुत ज़्यादा, अगर वो ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि चरागाहें हैं, वहाँ पर जानवरों का बहुत ज़्यादा आना जाना है, हैवी एनिमल्स की मूवमेंट है, वहाँ पर भी वॉन टॉन प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा फिर आपके प्लांट्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि नीचे से उनकी स्टेम्स होती हैं, हमें तो ऊपर दरख्त नज़र आ रहा होता है, नीचे ज़मीन के नीचे उनकी जो जड़ें हैं वो किस हद तक फैली हुई हैं, उनके अंदर वो नीचे ज़मीन के क्या प्रोसेस क्रिएट कर रही हैं, ये सारे के सारी वेदरिंग के अंदर इफेक्ट क्रिएट कर रही होती हैं। अब आगे वो कहते हैं वेदरिंग के 3 टाइप्स हैं, ठीक है। पहले हमने देखी डेन्यूडेशन की 3 टाइप्स। नाउ अब वो आगे वेदरिंग की जो है वो आपको टाइप्स बता रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग। फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग। क्या है जी फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग? फिजिकल वेदरिंग मोस्टली अकर्स इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस। अब ये प्रोसीजर जो है वेदरिंग का, टॉन का, वॉन टॉन का, वो कहाँ पर है? ज़्यादातर ठंडे और खुश्क इलाकों में, जहाँ पर बारिश और पानी का इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं होता। In dry and hot desert areas, temperature increases prominently at daytime and increases at nights. It results in the expansion and contraction of rocks one after the other. Due to this, wear and tear process starts in rocks. It ultimately tears them in small fragments. वो कहते हैं कि ये ख़ास तौर पे उन इलाकों में जो खुश्क हैं, गर्म हैं, उनमें क्या होता है कि दिन के वक्त में जो है वो हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। डेजर्ट एरियाज़ के अंदर एक खसूसियत है कि दिन के वक्त जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है तो रेत गर्म हो जाती है, टेम्परेचर सन का और नीचे से अर्थ का दोनों बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन रात में टोटली ऑपोजिट हो जाता है। जैसे ही सूरज गरूब होना शुरू होता है, रेत के अंदर ये खसूसियत है कि वो ठंडी भी उतनी जल्दी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि रातें दिन के निस्बत कदरे ठंडी होती हैं, टेम्परेचर जो है वो टोटल लो डाउन हो जाता है। अब यहाँ पर देखें, एक चीज़ है कि एक तरफ टेम्परेचर हाई है और एक तरफ टेम्परेचर लो है। नॉर्मली भी आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म करें और एकदम ठंडा करेंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। ये वही प्रोसीजर है जो यहाँ पर हो रहा है कि पत्थर हैं या रेत है या माउंटेनस कोई वहाँ पर जो हैं वो चट्टानें बनी हुई हैं, माउंटेनस एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर बेसिकली ये वाला प्रोसीजर फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। इट इज़ उसमें कहते हैं कि उस छोटे छोटे टुकड़ों में ना भुरना शुरू हो जाता है, फ्रेगमेंटेड पार्ट्स हो जाते हैं उसके, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे पीसेस होंगे। अगर कभी आपने देखा हो तो हमारे पास बहुत से स्टोन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम पूरा स्टोन होता है लेकिन उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, होल्स होते हैं। वो बेसिकली क्या हुआ होता है, उसके अंदर से वेदरिंग हुई होती है,
टॉर्न एंड वॉन प्रोसेस हुआ होता है। इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट व्हेन इट फ्रीज इट एक्सपैंड्स। पानी के अंदर ये खासियत है बेटा कि जब उसको हम फ्रीज करेंगे, बर्फ़ को जमाएंगे, तो अगर आपने बॉटल जो है वो हाफ भरी है तो जमने के बाद आपको लगेगा कि उसका लेवल यहाँ तक आ गया, वो एक्सपैंड हो जाती है, थोड़ा सा फैल जाती है। When water enters in the joints, cracks and holes of rocks, it freezes and expands. अब ये वो एरिया है, हमने अगर आपने देखा हो कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस। अब ड्राई एरियाज हमने डेजर्ट देख लिया, अब हम देख रहे हैं उन इलाकों की बात जहाँ पर क्या है, ड्राई प्लेसेस हैं लेकिन ठंडे इलाके हैं। वहाँ पर क्या होता है कि पत्थरों के दरारों में, खाली जगहों के अंदर वो जो क्रैक्स हैं, होल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनके अंदर बर्फ़ जम जाती है। अब बर्फ़ जब जमती है तो वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी। फॉर एग्जांपल जो एक स्टोन है, ठीक है, उसमें जो पहले क्रैक था वो कुछ इतना था, बस एक लाइन के बराबर। पानी गया उसमें, कोल्ड एरिया है, बर्फ़ जमी, अब वो क्रैक क्या होगा, बर्फ़ जमने से एक्सपैंड हुई और वो क्रैक जो है वो कुछ इतना का हो गया। अब क्या हुआ कि वो एक लाइन बराबर जो क्रैक था अब वो थोड़ा सा खुल गया, एक्सपैंड हो गया, ठीक है। Even the hard volcanic rocks shatter into small fragments due to the continuous freezing and expansion of water। वो कहते हैं कि यहाँ तक कि इस प्रोसेस से आपके फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग का जो ये वाला प्रोसेस है, जहाँ पर बर्फ़, पानी अंदर जाने से बर्फ़ जम जाती है, तो इससे बड़े बड़े सख्त वॉल्केनिक रॉक्स भी जो है ना, वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं। यानी इतना हार्ड किस्म का ये प्रोसेस होता है। At high altitude, especially in high mountainous region, frost action is prominent factor of physical weathering। वो कहता है हाई एल्टीट्यूड, यानी जितना आप हाइट पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, माउंटेनस एरियाज़ की साइड पे जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको फ्रॉस्ट एक्शन जो है वो वहाँ पर स्टोन्स के अंदर मिलेगा। और ज़्यादातर जो फिज़िकल वेदरिंग है वो भी उन्हीं एरियाज़ में हो रही होती है जो कि हाइट पे हैं, माउंटेन्स में हैं। नॉर्मली सी लेवल से उनका लेवल काफ़ी हाई है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलें जी आगे देखते हैं। इन दीज एरियाज ऑन डेली बेसिस वाटर फ्रीजेज एट नाइट एंड मेल्ट्स एट डे टाइम। इन इलाकों में बेटा होता क्या है कि दिन के वक्त पानी जो है वो पिघल जाता है, रात के वक्त पानी जो है वो जम जाता है। अब वो पिघलने का, जमने का प्रोसेस जो है वो मुसलसल उन छोटे छोटे रॉक्स के अंदर ये वॉर्न एंड टॉर्न प्रोसेस कॉन्टीन्यूस किए जा रहे हैं। अब ये भी हम नहीं कहेंगे कि जी आज हुआ कल पत्थर टूट गया, नहीं, ये प्रोसेस कई कई सालों पर, कई कई महीनों के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसको होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है तो हमें हर वक्त ही कहीं ना कहीं ये प्रोसेस होता हुआ नज़र आ रहा होता है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ये प्रोसेस ज़्यादातर कहाँ पे होता है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में। नॉर्दर्न एरियाज़ में आप गए होंगे ना, मरी साइड, मरी से आगे फिर नारान, कगान, ये वाले एरियाज़ सारे ये आपके नॉर्दर्न एरियाज़ कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस बेसिकली ज़्यादा है, जहाँ पर बेसिकली आपके आप उसको कहेंगे कि 8 to 10 मंथ्स जो है वो फ्रीजिंग रहते हैं, और बीच में आपके कुछ 2 के 3 महीने होते हैं जिसमें आपका प्रोसेस जो है वो अभी हल्का टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, थोड़ी सी सूरज की रोशनी पड़ना शुरू होती है, लेकिन फिर वही बात होती है, दिन में तो हो जाता है लेकिन रात में फिर वो फ्रीजिंग की तरफ जाना शुरू हो जाता है और टॉर्न एंड वॉर्न का प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग। The upper surface of rock puts pressure on their lower surface when river, glaciers and wind transfer the weight on the upper surface of earth to the another place. Underground rocks appear towards upper side, due to it the upper surface undergoes destruction। अब क्या होता है कि जो ऊपर की सतह होती है रॉक्स की, वो प्रेशर क्रिएट कर रही होती है नीचे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पत्थर जैसे मैंने बताया, तो जब इसके ऊपर बर्फ़ पड़ेगी तो क्या होगा, ये मज़ीद हैवी हो जाएगा। हैवी होगा तो इसका प्रेशर कहाँ पड़ेगा, नीचे की तरफ, राइट। ऊपर से आप किसी चीज़ को प्रेस करेंगे या उसके ऊपर वज़न रखेंगे तो वो नीचे वाली एरिया को आपके जो है वो उसके अंदर प्रेशर डालना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से फिर रिवर्स, ग्लेशियर, विंड्स जो हैं वो आसपास की जो इसकी वेट की वजह से वो पास के सारे इलाके का जो एरिया है उसको भी वो
फिजिकल वेदरिंग के अंदर कंसीडर कर रहा होता है। इस तरह से जो अंडरग्राउंड रॉक्स होते हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो आसपास की ज़मीन है वो भी इफ़ेक्ट हो रही होती है। और क्या होता है कि नीचे का जो पत्थर है वो भी एक वक्त के बाद ऊपर से पानी के साथ, हवा के साथ जब मिट्टी हटना शुरू हो जाती है, वक्त के साथ साथ आपको यहाँ पे पड़े हुए जो ज़मीन के अंदर के पत्थर हैं वो भी बाहर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये पहले मैंने आपसे कहा कि डेन्यूडेशन में होता क्या है कि जो आपकी अपर सरफेस है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है और इंटरनल आपको जो मटेरियल है वो बाहर नज़र आना शुरू हो जाता है। दैट इज़ बेसिकली अ डेन्यूडेशन एंड वेदरिंग ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग। ठीक है, यहाँ तक आप इसको देखिए इन डिटेल। आगे जो हो गया इसका जी वेदरिंग की सेकेंड टाइप है, दैट इज केमिकल वेदरिंग। अब बहुत ध्यान से बेटा इनकी टाइप्स को बहुत जहन में रखना है आपने, ठीक है, क्योंकि मिक्स नहीं करना। इससे रिलेटेड आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। बहुत ध्यान से समझ के इसको फिर आपने हर डेफिनेशन को अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए इसको अंडरस्टैंड करना है। इज इट क्लियर? केमिकल वेदरिंग क्या है? Rocks are composed of mineral. Chemical changes occurs in these minerals when they interact with water, oxygen and carbon dioxide. अब बेटा जो रॉक्स बने हुए हैं ना वो मिनरल से बनते हैं। अब कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जब पानी गिराया जाएगा या वो उनका ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन होगा तो वो उनमें चेंजिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे बताऊंगी कि देखें एक पत्थर है, आपने वो पड़ा हुआ है, वो सख्त आपको हार्ड लग रहा है, आपने उसको उठाया, आपने उसको पानी के नीचे रखा, थोड़ी देर बाद देखेंगे वो पत्थर सारा जो है वो घुल गया और मिट्टी बन गया, कीचड़ बन गया। अब आपने जब लिया था तो वो क्या था? वो बेसिकली रॉक था, एक हार्ड काइंड ऑफ पीस था रॉक का। लेकिन जब आपने उसको पानी के साथ, वाटर के साथ उसका इंटरेक्शन किया तो वो बेसिकली चेंज हो गई, उसकी फिजिकल शेप चेंज हो गई, उसके अंदर एक केमिकल चेंज डेवलप हुआ और वो एक लिक्विड फॉर्म में आ गया। सेम ऑक्सीजन कैसे इंटरेक्ट करती है? आयरन मिनरल है, ठीक है, आयरन भी आपको ज़मीन के अंदर से ही मिलता है। तो यहाँ पर बहुत से रॉक्स हैं जिनके अंदर ये मटेरियल्स पाए जाते हैं। अब आयरन का बेटा क्या होता है कि लोहे की कोई भी चीज़ आप ज़्यादा देर बाहर रखेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर जंग लगना शुरू हो जाती है। अब वो जंग क्यों लगती है? ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस लगती है, क्योंकि वो जो लोहा आपने बाहर रखा है, कील है, कोई भी लोहे की चीज़ है, कुछ भी है, वो क्या हो रहा है बेसिकली कि उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन का। उसके ऊपर पानी पड़ा, हवा लग रही है, ठीक है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हवा में ऑक्सीजन भी है, फिर वाटर है, H2O है। अब वो बेसिकली मेटल जो है, आयरन जो है, वो इन चीज़ों के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसकी वजह से उसके अंदर केमिकल चेंजिंग्स आ रही हैं जो आपको रस्ट की फॉर्म में, जंग की फॉर्म में उसके अंदर नज़र आ रही हैं। कुछ अर्सा अगर आप मज़ीद उसको रखेंगे तो वो ईज़िली आपका वो टूट भी जाएगा। वो हार्ड रॉक यानी कि वो कील जो आपने रखा था बाहर, जिसको आप मोड़ने की भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, वो टूट भी नहीं रहा, वो मुड़ भी नहीं रहा, लेकिन उसमें केमिकल चेंज आ गया ड्यू टू ऑक्सीजन, ड्यू टू वाटर, कि अब वो इतना ज़्यादा जो है वो ऊपर से ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा जंग लग गई है कि वो इजीली ब्रेक हो गया। सो दीज काइंड ऑफ चेंजिंग्स जो होती हैं उनको हम केमिकल वेदरिंग में कंसिडर करते हैं। इसके ये रॉक्स के अंदर भी यही मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि इस तरह की वेदरिंग को करने में हेल्प करते हैं। मींस रॉक्स को तोड़ने में, उनके घुल जाने में, पानी के साथ बह गए, ऑक्सीजन की वजह से उनके अंदर कुछ चेंज आया, वो निकल गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंटरेक्शन है बिटवीन द मिनरल्स एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स। मज़ीद देखते हैं, दीज चेंजेस वीकन द रॉक्स विच अल्टीमेटली ब्रेक डाउन। इन चेंजेस की वजह से क्या होता है? चेंजेस की वजह से रॉक्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और इजीली टूट जाते हैं। द ब्रेकेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रॉक ड्यू टू केमिकल प्रोसेस इज नोन एज केमिकल वेदरिंग। When water interacts with the mineral of rocks, a chemical process takes place which is known as hydrolysis. अब वो कहते हैं कि जो ब्रेकेज है, डिस्ट्रक्शन है, रॉक्स के अंदर टूट फोड़ है, ये सारी की सारी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए हो रही होती है। और ऐसी तोड़ फोड़ को, ऐसे वॉन्टॉन को हम कौन सी वेदरिंग कंसिडर करते हैं? केमिकल वेदरिंग।
आगे वो कहता है वाटर, व्हेन वाटर इंटरेक्ट्स विद द मिनरल्स ऑफ रॉक्स अ केमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस व्हिच इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। जब पानी का इंटरेक्शन होता है इन रॉक्स के साथ तो जो प्रोसेस क्रिएट होता है उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, क्योंकि पानी के साथ, अब गौर कीजिए, मैंने जैसे कि पहले बताया, पानी के साथ जो इंटरेक्शन हुआ किसी भी रॉक मटेरियल का और उसमें कोई भी केमिकल चेंज आया है जिसकी वजह से वो पत्थर टूट गया है, दैट process is called hydrolysis. Hydro means water. Fine, ये ज़हन में रखना है आपने। आगे देखें, when rain water enters joints, cracks and pores of rocks, salts and minerals dissolve in it and form a solution. अब ये प्रोसेस होता कैसे हाइड्रोलिसिस का, कि पानी जो है वो जॉइंट्स के अंदर, क्रैक्स के अंदर, रॉक्स के जो पोर्स होते हैं उनके अंदर जमा होता है, उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, वो पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं और बह जाते हैं, ठीक है। अब इसको आप देखें, अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ खेड़ा माइंस जाने का, तो वहाँ पर अगर आप वो देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी हर वक्त कतरा कतरा गिर रहा होता है, वो सॉल्टी वाटर है। अब वो आ कहाँ से रहा है, वो बेसिकली केमिकल प्रोसेस हो रहा है कि नमी की वजह से वो नमक जो है वो घुल रहा है और पानी के साथ टप टप करके वो जो है वो डिज़ोल्व होता जा रहा है। अब यहाँ पर बेसिकली जो प्रोसेस है दैट इज केमिकल प्रोसेस, ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस चल रहा है। अब आगे मजीद इसको देखते हैं। दिस सोल्यूशन वीकन्स द रेस्ट ऑफ द रॉक्स एंड ब्रेक्स इट टू डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। इस प्रोसेस से क्या होता है, कॉन्टीन्यूस अगर यही प्रोसेस चलता रहेगा तो पत्थर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे पोर्स खाली हो जाएंगे और वो एक खाली खोखला सा जो है वो पत्थर सा रह जाएगा शेप के, आप इवन उसको टच भी करें तो वो बिखर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से तमाम जो मिनरल्स थे, जो हार्ड थे, वो पानी के साथ बह गए हैं और अब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। If any iron nail is kept outside in air for a long time, it results in the rusting of iron nail. With increase in rust, the nail becomes so weak that it can be broken easily. In the same way of the rocks which contain iron break down by the process of oxidation. ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि अगर आप कोई भी लोहे की चीज़, कोई भी कील, कुछ भी बाहर रखते हैं तो मुसलसल बाहर पड़े रहने की वजह से उसकी इंटरेक्शन होगी ऑक्सीजन एयर के साथ, वाटर के साथ, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वीक इतना हो जाएगा कि आप उसको इजीली तोड़ लेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब गौर से सुनिए, वाटर के साथ जो चेंज आ रहा है, वेदरिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, फाइन। और ऑक्सीजन या एयर की वजह से जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, कीप इन माइंड। नंबर 3 में आगे जी अगला टॉपिक देखें। रॉक्स ऑफ लाइमस्टोन मेनली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे गौर करें, कैल्शियम कार्बोनेट चौक देखा है, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं हम, चौक्स लिखते हैं, वाइट कलर के होते हैं, वो चौक होता है दैट इज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन। हार्ड होता है, सख्त होता है, आप उसको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करें, वो आपको थोड़ी देर बाद पानी के अंदर घुलनापन मिलेगा, बिल्कुल वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इवन आपके घर में जो ऊपर छत वगैरह के ऊपर वाइट वॉश करते हैं हम, उसके अंदर वो वाइट कलर की वजह, उसको सफ़ेदी कहते हैं, वो भी बेसिकली वो लाइमस्टोन ही होता है जो पाउडर फॉर्म में उन्होंने आपको दिया होता है, दैट इज बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। When water falls on these rocks, its acidity brings a chemical change in calcium carbonate. Calcium carbonate changes into calcium bicarbonate, which easily dissolve in water. जैसे ही वो पानी के साथ इंटरेक्ट होता है तो उसका फॉर्मूला टोटल चेंज हो जाता है। पहले वो कैल्शियम कार्बोनेट है, पानी के साथ मिलने के बाद उसका प्रोसीजर चेंज हुआ और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया, और वो अब क्या होगा, वो ईजीली पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। अब ये वाले जो पत्थर हैं, इनके मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे नहीं है कि हाँ जी आपको छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, ये बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं जो कि आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की हैं। जब वहाँ पर बारिश होती है या वाटर इंटरेक्शन होता है तो वो पानी के साथ बह जाता है और उसके अंदर काफ़ी जो है वो डिज़ोल्व होके पानी के साथ ही बह जाता है। अब पानी के साथ बहकर वो कहाँ जा रहा है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो उसके अंदर चेंज आ रहा है दैट इज़ केमिकल चेंज, और इस वेदरिंग को, जो ये वाली वेदरिंग है, इसको हम कहते हैं कार्बोनेशन। अब हमने क्या पढ़ा, हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस, फाइन, हाइड्रोलिसिस देखा हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन,
फाइन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हमने देखा दैट इज कार्बोनेशन। फाइन, ये अब हम लोगों ने बेसिकली केमिकल वेदरिंग के अंदर ये 3 काइंड ऑफ प्रोसेस देखे जो कि डिफरेंट चीज़ों से, हाइड्रोलिसिस किससे होता है, बेसिकली आपका वाटर के साथ, ऑक्सीडेशन एयर ऑक्सीजन के साथ, कार्बोनेशन जो है वो भी बेसिकली आपके बाइकार्बोनेट बनते हैं विद द इंटरेक्शन ऑफ वाटर। अच्छा जी, यहाँ पे बेसिकली बेटा हमारा केमिकल वेदरिंग भी एंड होता है। थर्ड इसका है ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, लेकिन आज हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके साथ आगे चलेंगे और नेक्स्ट फिर हम मज़ीद इसकी ये टाइप्स को देखेंगे, दैट इज़ एरोजन एंड मैस वेस्टिंग। यहाँ तक आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस देखिएगा, इसको बहुत अच्छी तरह से केमिकल वेदरिंग पे भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल वेदरिंग पे है, डेन्यूडेशन पे है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेदरिंग पे है। ये बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आज के लेक्चर में हमारे कवर हो गए हैं। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छी तरह लर्न करने हैं। सेकेंडली आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें कवर हो रहा है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मेरा बेटा देखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।